Hello friends, welcome to ACE UPSC. So this is a lecture video series in which we are discussing PD 365 of International Relation और ये पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पार्ट 2 को डिस्कस किया था जिसमें मेनली हम लोगों ने सारे मैप्स डिस्कस किए थे। ओके, अभी हमारा जो पार्ट 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, इसको कंसोलिडेट करके एक जगह दिया हुआ है। तो अगर आपने कुछ भी हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ भी पढ़ा होगा ना, वो आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए आप इस लेक्चर वीडियो को सिर्फ 2 बार अगर देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी। देखो मेनली क्या होता है, मैप पॉइंटिंग्स में से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पूछेगा। पिछला बार भी जैसे वेनेजुएला के बारे में पूछ दिया था ना, वो तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल था। तो ये जो डेटा था ना, ये तो बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि इसमें सैंक्शंस भी लगे थे। फिर उसके बाद फिर से उसका सैंक्शंस भी हट गया था, इसीलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था। इसीलिए जब भी इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कुछ पढ़ रहे हो आप, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। और बात रहा मैप का, तो ये आप बहुत सारे लेक्चर वीडियोस अपलोड भी हो रहे हैं यूट्यूब में। कोई तो 5 घंटा 10 घंटा इतने सारे हैं। तो पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट है, पर इन केस इफ़ यू आर हैविंग डाउट तो आप एक बार रिव्यू ले लेना और कहीं से। लेकिन ये जो पार्ट 3 है ना हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसको सीरियसली लेके देखना। मैंने आपके लिए कुछ मैप भी इंक्लूड किया है सो दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट 3 में हम मेनली डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायलैटरल रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 44। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम लगभग सारा जितना भी PD 365 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, सारा डिस्कस कर लेंगे। सो होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो। और चैप्टर 3 है हमारा बायलैटरल रिलेशन, जिसमें सबसे पहला न्यूज़ है इंडिया चाइना रिलेशन। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया एंड चाइना अग्रीड फॉर डिमेंट एंड रिज्यूम पेट्रोलिंग इन डेप्सांग प्लेन एंड डेमचौक एरियाज अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज इट वॉज बिफोर द टेंशन इन मई 2020। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे एक इंसर्जेंसी हुआ था दोनों के मिलिट्री ग्रुप। तो मैं आपको और थोड़ा अगर समझा दूं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना, मान लो ऐसे है। जिससे देखो मैंने आप लोगों के लिए एक मैप भी इंक्लूड किया है। देखो जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे है ना, दिस वन इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो होता क्या है ना कि कुछ फिंगर्स प्रेजेंट है। ओके, ये मान लो जैसे मेरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो टोटल 8 फिंगर्स प्रेजेंट है, जिसमें से इंडिया का कहना है हमारा 3 फिंगर्स तक टेरिटरी है, पर चाइना का कहना है कि नहीं, आपका 2 फिंगर्स तक टेरिटरी है। इसीलिए चाइनीज ट्रूप्स ने क्या किया, आके इंडियन टेरिटरी में दैट इज ऑन फिंगर 3 में अपना कुछ सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण ये डिस्प्यूट पैदा हो गया था और उसके बाद दोनों के बीच में क्लैश हो गया था। ओके, तो ये था इसका क्रक्स इस न्यूज़ का। ओके, और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल अगर देखा जाए तो देखो आपको मैप में दिख रहा होगा, मैं अपने पेंसिल से मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है और देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ओके, तो लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तरफ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज ये स्काई चीन वाला पार्ट है। ओके, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेन कंटेक्स्ट क्या बता रहा है इस न्यूज़ में। देखो ये वाला हो गया ना, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये हो गया हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अंडर द current agreement, disengagement in areas of friction in eastern Ladakh such as Galwan, Hot Spring, Gogra and Pangong Tso has been completed। तो अभी इतना कंप्लीट हो गया। कौन से रीजन में, अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो सबसे पहला आएगा हमारा गलवान रीजन। तो गलवान रीजन जैसे मान लो ये गलवान वैली है, उसके बाद ये देप्सांग प्लेन, शकशम वैली, और उसके बाद पैंगोंग त्सो लेक और ये तिब्बत वाला रीजन। ओके, तो यहाँ पे द गलवान इंसिडेंट ऑफ 2020 वाज डेडलीस्ट सिंस 1962। तो 1962 में हमारा इंडिया चाइना वार हुआ था ना, तो उसके बाद ये सबसे डेडलीस्ट हुआ था ऑन 2020। और सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्रीमेंट क्या था, तो द डेप्सांग प्लेन 30 किलोमीटर साउथ ऑफ दौलत बे ओल्डी। तो ये हमारा दौलत बे ओल्डी जो है उसी के बारे में बता रहा है। नियर द काराकोरम पास आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री ऑफेंसिव सिमिलर टू स्पंगूर गैप इन चुशुल। और अब इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में अगर जानते हैं तो ट्रेड जो हुआ था, चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स ऑफ 2023 और सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट फॉर इंडिया, जिसमें से ट्रेड डेफिसिट है मतलब इंडिया ज़्यादातर अपने इंपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट इन चाइना। फिर इंडिया एंड चाइना शेयर्स 3488 किलोमीटर डिस्प्यूट बॉर्डर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न दैट इज लद्दाख, मिडिल दैट इज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, एंड ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश सेक्टर। और उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको LAC कहा गया है इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू नेशन। हाउएवर बॉर्डर बिटवीन India and China is not formally demarcated and there is no mutual agreed line of actual control। तो मैंने आपको पहले भी बोला था ना
एक एक्चुअली ये 8 फिंगर्स है, ओके। और 8 फिंगर्स में से चाइना का क्लेम है कि इंडिया का सिर्फ 2 फिंगर तक टेरिटरी है, पर इंडिया का कहना है कि नहीं, हमारा 3 फिंगर्स तक हमारा टेरिटरी है। तो इसी में डिस्प्यूट आ गया था, ओके। अब LAC इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, जिसमें वेस्टर्न सेक्टर में आता है हमारा लद्दाख, मिडिल सेक्टर में आता है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर में आता है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो सबसे पहले वेस्टर्न सेक्टर देखते हैं। तो इंडिया कंसिडर्स द जॉनसन लाइन 1865 एज द बॉर्डर, वेयर एज चाइना क्लेम्स दैट मैकडोनल्ड लाइन 1899 चाइनीज क्लेम्स आर बेस्ड ऑन मैकाटनी मैकडोनल्ड लाइन। उसके बाद मिडिल सेक्टर में देखें तो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में लार्जली अनडिस्प्यूटेड एरिया है, और ईस्टर्न सेक्टर में दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में चाइना क्लेम्स दैट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन। तो अगर मैं आपको डायग्राम के हिसाब से भी समझा दूं तो देखो, वेस्टर्न सेक्टर में हमारा कौन सा आता है, देखो वेस्टर्न कॉरिडोर है हमारा ये वाला रीजन, विच मेनली कंप्राइजेस ऑफ जॉनसन लाइन एंड बॉर्डर्स वेयर एज चाइना क्लेम्स मैकडोनल्ड लाइन। उसके बाद मिडिल सेक्टर अगर आप देखो तो ये रहा हमारा मिडिल सेक्टर, दिस वन। तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड रीजन में और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में है। और उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर अगर आप देखते हो तो ईस्टर्न सेक्टर में हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ओके, ये वाला रीजन। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ओके। देखो मैंने आपको मैप से भी बता दिया एक बार। अब चलिए आगे देखते हैं। LAC इन दिस रीजन इज अलोंग द मैकमोहन लाइन ड्रॉन ड्यूरिंग द सिमला कन्वेंशन इन 1914 और बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, चाइना एंड तिब्बत, ये तीनों के बीच में हुआ था। अब मिलिट्री एंगेजमेंट्स देखते हैं। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हैंड इन हैंड सस्पेंडेड पोस्ट 2020 टेंशन, तो 2020 टेंशन के बाद हैंड इन हैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता था, वो अभी फिलहाल पॉज में है। अब रिलेटेड न्यूज़ देखें तो पैंगोंग त्सो लेक, दो चाइना कंप्लीट्स 400 मीटर ब्रिज नियर पैंगोंग लेक। अब ये रिपोर्ट क्या कहता है, तो अबाउट पैंगोंग लेक, इट इज अन एंडोरिक लेक सिचुएटेड इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। ये एंडोरिक, इसका ये मतलब है कि नो वाटर बॉडी कम्स इनटू इट, और यहाँ से कोई वाटर निकलता भी नहीं है, ये खुद से वाटर यहाँ पे सबमर्ज्ड है, और ये सॉल्ट है, ओके, ये सॉल्ट इन टेस्ट है, ब्रैकिश वाटर है, ओके। अब वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और 1/3 ऑफ द लेक लाइज इन इंडिया एंड अदर 2/3 लाइज इन चाइना, और नाइदर अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन नॉर अ रामसर साइट। और फॉर्मली पैंगोंग लेक had a outlet to Shiok River tributary of Indus, but it was closed off due to natural damming। तो natural damming के कारण इसको बंद कर दिया गया है। अब अगर अबाउट चाइना देखते हैं, जिसका कैपिटल बीजिंग है, तो इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे यांगजे रिवर है, येलो रिवर है, मेकोंग रिवर है और अमर रिवर है। और डेजर्ट में देखें तो टकलीमकान डेजर्ट इन द लार्जेस्ट डेजर्ट इन चाइना एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और माउंटेन रेंज में देखें तो कुलुनशान माउंटेन एंड तियानशान माउंटेन। अब हम इंडिया नेपाल में देखते हैं। तो नेपाल हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी नोट फीचरिंग इंडियन टेरिटरी। नेपाल ने एक न्यू करेंसी नोट इशू किया है, जिसमें इंडियन टेरिटरी को उस नोट में पर्टिकुलरली दर्शाया है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा ना, हमारे इंडियन नोट्स में बहुत सारा ऐसा जगह दर्शाया गया है, जैसे कोणार्क टेम्पल दर्शाया गया है हमारे इंडियन नोट में। तो उसी तरह नेपाल ने अपना करेंसी लॉन्च किया है, जिसमें इंडियन टेरिटरी को शो किया है, मतलब इट्स शोइंग दैट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, rather it's part of Nepal, okay। तो नेपाल कैबिनेट has recently approved printing of new denominations of 100 of Nepalese currency featuring a map that includes Indian territory of लिम्यादुरा, लिपू लेक एंड कालापानी। अब कालापानी क्या था, तो कालापानी इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया एंड इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में है, ये इंडिया, नेपाल और तिब्बत के बीच में, जो चाइना का पार्ट है। अब ओरिजिन ऑफ डिस्प्यूट देखते हैं तो ट्रीटी ऑफ सगौली जो 1816 में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल गुरखा रूलर के बीच में डिमार्केटेड उत्तराखंड कुमाऊं विथ रिवर काली एज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। की टू दिस एग्रीमेंट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर काली, जिसमें नेपाल कंसिडर्ड द रिवर विच फ्लोज टू वेस्ट ऑफ कालापानी एज द मेन रिवर काली। उसके बाद ओरिजिनेटिंग एट द आइदर लिम्यादुरा और नियर बाई लिपू लेक पास, जिसमें जस्टिफाइंग द एरिया एज इनहेरेंट पार्ट ऑफ नेपाल। तो वो ये बता रहा है कि वो इनहेरेंट पार्ट ऑफ नेपाल है। अब जिसमें से इंडिया कहता है कि द रिवर काली ओरिजिनेट फ्रॉम स्मॉलर रिव्यूलेट नेम्स पंगागढ़, जो लाई करता है सदर्न पोर्शन ऑफ कालापानी एंड सब्सिक्वेंट रिजेस ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस एरिया आर ट्रू बॉर्डर। तो ये कह रहा है सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द एरिया ये सही बॉर्डर है। अब देखिए इंडिया नेपाल रिलेशन क्या है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर देखा जाए तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुआ था 1950 में फ्रॉम द बेडरॉक ऑफ स्पेशल रिलेशन ट्रेड, जो कि इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड हैज ट्रेड सरप्लस इन नेपाल। तो ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू नेपाल गुड्स जो इंडिया में आता है। और इंडिया इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन नेपाल। अब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखें तो सूर्य किरण होता है, और
एनर्जी देखा जाए तो पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट सिंस 1971 और साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन कनेक्टिंग मोतिहारी इंडिया टू अमलेखगंज नेपाल में, और इंडिया और अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे इसके बीच में बनाया जा रहा है। अब मल्टीलेटरल कोऑपरेशन देखा जाए तो एट BBIN बिम्स्टेक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड सार्क, ये कॉमनली दोनों प्रेजेंट है इस सारे एसोसिएशंस में। और नेपाल साइंड अ फ्रेमवर्क टू ज्वाइन द इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंडिया लॉन्च किए थे ना, मोदी जी ने लॉन्च किया था ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसमें अब नेपाल भी अपना पार्ट शो करना चाहता है। अब अबाउट नेपाल, जिसका कैपिटल काठमांडू है, तो लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, और ओपन बॉर्डर विथ 5 इंडियन स्टेट्स दैट इज बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और माउंटेन पीक्स देखा जाए तो कंचनजंगा जो नेपाल में है, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट जिसका नाम सागरमाथा भी है। अब रिवर बेसिन देखा जाए तो कोसी रिवर बेसिन और गंडकी रिवर बेसिन। अब हमारा नेक्स्ट है इंडिया भूटान, जिसमें से ड्यूरिंग हिज विजिट टू भूटान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was conferred the order of Druk Gyalpo, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन भूटान। तो भूटान में एक अवार्ड दिया जाता है, मतलब एक ऑनर दिया जाता है जिसका नाम है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रग गायल्पो, जिसको मोदी जी को दिया गया था जब वो वहाँ पे विजिट किए थे। और डिप्लोमेसी रिलेशनशिप देखा जाए तो रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइंड इन 1949 विच वाज रिन्यूड इन 2007। तो सबसे पहले ये 1949 में साइन हुआ था, उसको रिन्यू कर दिया गया था 2007 में। और इंडिया इस भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडियाज फेवर, जिसमें से फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइंड इन 2016। और इंडिया इज लीडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन भूटान, तो भूटान से ज़्यादा इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है। और भूटान इज प्लानिंग टू बिल्ड एन इंटरनेशनल सिटी जिसका नाम रहेगा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी दैट विल कनेक्ट इट्स बॉर्डर विद आसाम। तो उस सिटी का बॉर्डर आसाम के साथ कनेक्ट होगा। और हाइड्रो पावर एनर्जी के हिसाब से इंडिया कंस्ट्रक्टेड 4 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन भूटान विच आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया, कुरिकचू, ताला, चुखा एंड मांगदेंगचू। और सिक्योरिटी रिलेशनशिप में देखा जाए तो द इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग टीम दैट इज MTRAT इज परमानेंटली बेस्ड इन वेस्टर्न भूटान। और इंडियाज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज BRO हैज बिल्ड द मेजॉरिटी ऑफ रोड्स इन भूटान अंडर प्रोजेक्ट दंतक। और न्यू इनिशिएटिव कोऑपरेशन के हिसाब से लॉन्च ऑफ रुपे भीम ऐप और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भूटान सैट एक्सेट्रा। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल दैट इज BBIN, नेपाल हैज डिसाइडेड नॉट टू एंडोर्स द इनिशिएटिव ओवर सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण नेपाल अभी इसमें ज्वाइन नहीं होना चाहता है। और अबाउट भूटान, जिसका कैपिटल थिम्पू है, शेयर्स बॉर्डर विथ 4 इंडियन स्टेट्स जिसका नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और लैंडफॉर्म्स देखा जाए तो अ माउंटेनियस कंट्री विथ रग टेरेन पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। तो अगर हम मैप में देखते हैं तो ये था भूटान, तो जो नॉर्दर्न पार्ट में चाइना है और सदर्न पार्ट में इंडिया है। और ये मेनली कितने सारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट से अपना बॉर्डर कनेक्ट करता है, तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और की रिवर्स इसके हैं अमोचू फ्लोज इन वेस्ट बंगाल एंड इज कॉल्ड तोरसा, और मानस रिवर फ्लोज इन आसाम। और इम्पॉर्टेंट पीक्स देखा जाए तो गंखर, एनसुम और अदर की फैक्ट्स, भूटान इज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री। तो वर्ल्ड का सबसे पहला कार्बन नेगेटिव कंट्री भूटान है। और भूटान वाज फर्स्ट टू अडॉप्ट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स एज द डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब इंडिया और बांग्लादेश रिलेशनशिप देखा जाए तो आफ्टर द ouster of Prime Minister Sheikh Hasina, the Nobel laureate Mohammad Yunus has taken oath as the head of interim government of Bangladesh। और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया एंड इंडिया इज सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन एशिया। तो एशिया में सबसे बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ये दोनों। और डिफेंस कोऑपरेशन में मिलिट्री एक्सरसाइजेस लाइक संप्रीति एंड मिलन, और एंगेजमेंट एट मल्टीलेटरल प्रोग्राम दैट इज सार्क, बिम्स्टेक, BBIN दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, और IORA एनहांसमेंट कनेक्टिविटी। तो एग्जाम्पल प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवे ट्रीटी एंड ट्रांजिट दैट इज PIWTT, और ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर द यूसेज ऑफ चिटगोंग एंड मोंगला पोर्ट। और रिसेंट डेवलपमेंट देखा जाए तो बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ज्वाइंट द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, और इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन दैट इज मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ओके, दोनों मतलब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। अबाउट बांग्लादेश, जिसका कैपिटल ढाका है, तो बाउंड्री 5 इंडियन स्टेट ऑफ
that is West Bengal, West and North, Assam in North, Meghalaya North and Northeast, Tripura and Mizoram in East, Myanmar in South East, और वाटर बॉडीज में बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स इट्स साउथ, और रिवर्स में देखा जाए तो जमुना पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट, और फॉरेस्ट में अबाउट 60% ऑफ सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इज इन बांग्लादेश। अब क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, तो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश साइंड पैक्ट ऑफ फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, जिसमें इनिशिएटिव फॉर क्रॉस बॉर्डर साउथ एशियन एनर्जी कोऑपरेशन में इंडिया बांग्लादेश दैट इज अपकमिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर फ्रॉम कटिहार इन बिहार टू बोरनगर इन असम, और इंडिया नेपाल प्रोजेक्ट में लाइक अरुण 3 अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दैट इज UKHP, और इंडिया भूटान एग्जाम्पल किरचो, ताला, चुखा एंड मांगदेंगचू, और एनर्जी पाइपलाइन में तापी पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन और मोतिहारी आमलेखागंज पाइपलाइन एक्सेट्रा। अब इंडिया मालदीव के बारे में, द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैज़ मेड हिज मेडन बायलैटरल स्टेट विजिट टू इंडिया आफ्टर विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उन्होंने अभी विजिट लिया था। अब की आउटकम क्या था, बोथ साइड अनाउंस्ड अडॉप्टेशन ऑफ विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो ये एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन्होंने अनाउंस किया है। इंडिया हैज लॉन्च रुपे कार्ड इन मालदीव्स, तो रुपे का जो हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो इंडिया ने मालदीव्स में लॉन्च किया। रुपे कार्ड को कौन जारी करता है, तो हमारा वो NPCI है ना, ध्यान रखना है आपको। बोथ साइड साइन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था ना कि मान लो इंडिया एंड मालदीव्स प्रेजेंट हैं, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, या फिर इंडिया कुछ अमाउंट ऑफ मनी मालदीव्स को देगा टुडे, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा जो आज है, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो रिटर्न भी लेगा जो आज है, मतलब ये इन्फ्लेशन इसमें एक्ट नहीं होगा। ओके, अगर मैं बहुत लेमन टर्म्स में आपको बता दूँ तो टू हेल्प मालदीव्स इन मैनेजिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज, और अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इज फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज टू एक्सचेंज करेंसी एट प्री डिटरमाइंड रेट टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट एंड इनहेंस लिक्विडिटी, यह भी मैंने आपको समझाया था। अब इंडिया मालदीव्स रिलेशन में, इंडिया आउट कैंपिंग दैट इज मालदीव प्रेसिडेंट पुश्ड फॉर विड्रॉल ऑफ इंडिया मिलिट्री पर्सनल अडॉप्टिंग प्रो चाइना पॉलिसीज, तो प्रो चाइना पॉलिसी के कारण इंडिया के जितने भी मिलिट्री मालदीव्स में पोस्टेड है उसको बैक करने के लिए बोला गया था बाई मालदीव प्रेसिडेंट। और क्राइसिस रिस्पांस में क्या हुआ, ऑपरेशन नीड 2014 और प्रोवाइडेड वाटर ड्यूरिंग अ क्राइसिस, तो मालदीव्स में जब वाटर क्राइसिस हुआ था 2014 में, तो ऑपरेशन नीर के तहत इंडिया ने वाटर पहुंचाया था। उसके बाद प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग ए क्राइसिस, और वैक्सीन मैत्री दैट इज सप्लाइड वैक्सीन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, और इंडिया इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद मालदीव्स में इंडिया इज बिल्डिंग अ न्यू कोस्ट गार्ड बेस इन उत्थुरु थिलाफालू अटॉल में, और इंडिया प्रोवाइड्स ग्रांट टू मालदीव्स फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट इज HICDPS, और ग्रेट माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इन मालदीव्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो वो मालदीव्स का सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। अब अगर मालदीव्स के बारे में जाने तो देखिए, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, फिर ये कावारती उसका कैपिटल, और यहाँ पे ये जो 8 डिग्री चैनल है ये हमारा 9 डिग्री चैनल है, यहाँ पे मिनिकॉय वागारारू चैनल है, और यहाँ पे नीचे ये है मालदीव जिसका कैपिटल यहाँ पे माले। उसके बाद इट इज कंपोज्ड ऑफ नेचुरल अटॉल, और वाटर बॉडीज देखा जाए तो इंडियन ओशियन ऑल साइड्स, और चैनल्स इन इंडियन ओशियन दैट इज 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, और 9 डिग्री चैनल सेपरेट द मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्किपेलाग, और 10 डिग्री चैनल जैसे देखो मैंने आपको बताया था ना, ये 9 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है, और ये मिनिकॉय वागारारू चैनल है, और 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल रीजन, ये इधर है। ओके, बे ऑफ बंगाल मतलब अंडमान निकोबार में है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया रशिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली विजिटेड रशिया इन जुलाई 2024 फॉर 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट, जिसमें रिलेशंस में मिलिट्री कोलैबोरेशंस, तो जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एंड कलशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल, और रशिया हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस, तो ये रशिया जो है ना, मतलब ये जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मोस हुआ था ना इंडिया और रशिया में, जिसमें नाम में भी लिखा हुआ है ब्रह और मोस। ओके, दिस 2 पार्ट है ये, जिसमें से अब सेल टू फिलीपींस हैज बीन एग्रीड, और रशिया सप्लाइड इंडिया प्लेटफॉर्म लाइक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एंड न्यूअर फ्रिगेट सच एज तुशिल फ्रिगेट, और रशिया हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट दैट इज रिलोस विथ इंडिया, and it would enable access logistic and support facilities to each other's bases and ports। अब multilateral relationship में देखा जाए तो both countries cooperated actively in multilateral forum like UN, BRICS और
SCO। और जियोपॉलिटिकल रिलेशन में रशिया रैंक्स फोर्थ अमॉन्ग ऑल इंडियन ट्रेडिंग पार्टनर्स। और कनेक्टिविटी में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट इज INSTC, नॉर्दर्न सी रूट्स एंड द चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर। और एनर्जी रिलेशन में रशिया बिकेम इंडिया टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर, तो रशिया टॉप है क्रूड ऑयल सप्लायर में इंडिया को। और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में एग्जांपल कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर और गगनयान मिशन एक्सेट्रा। और अबाउट रशिया दैट इज लैंडफॉर्म यूराल माउंटेन्स डिवाइडेड यूरोप एंड एशियाज। और कॉकाकस माउंटेन्स इंक्लूड्स माउंट एल्बरूस द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। और इम्पॉर्टेंट रिवर में रशिया में तो वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। और इम्पॉर्टेंट लेक में लेक बैकाल वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और कैस्पियन सी लार्जेस्ट एनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। और इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाए तो इंडिया एंड US हैव साइंड अ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स SOSA ड्यूरिंग डिफेंस मिनिस्टर विजिट टू इंडिया टू US। और अबाउट सिक्योरिटी एंड सप्लाई अरेंजमेंट्स में SOSA में जिसका ऑब्जेक्टिव्स इट इनेबल्स गवर्नमेंट टू इंश्योर द म्यूचुअल टाइमली प्रोविजन ऑफ डिफेंस रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीस टाइम इमरजेंसी एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया इज 18th SOSA दैट इज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पार्टनर ऑफ US, ये 18वां है। और इट इज लीगली नॉट बाइंडिंग। और अदर डिफेंस एग्रीमेंट इंक्लूड्स, तो इंडिया और US के बीच में सबसे पहले हमारा है लेमुआ दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो 2016 में साइन हुआ था। उसके बाद दूसरा है कॉमकासा जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट विच वॉज साइंड ऑन 2018। उसके बाद है हमारा है बेका जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट जो 2020 में साइन हुआ था। और एक और है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो 2019 में साइन हुआ था। अब इंडिया US रिलेशन में देखा जाए तो ट्रेड रिलेशन, तो इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2005। और इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस ऑफ $19.59 बिलियन। और इंडिया US कोऑपरेशन माइलस्टोन ऑन डिफेंस में देखा जाए तो US डेजिग्नेटेड इंडिया एज मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016। और 2+2 मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड US हेल्ड इन 2018। द रोड मैप ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन वॉज हेल्ड इन 2023। और मिलिट्री पार्टनरशिप में देखा जाए तो द मालाबार एक्सरसाइज दैट इज इंडिया होस्टेड ऑस्ट्रेलिया जापान एंड US फोर्स इन 2024 जिसका नाम था मालाबार एक्सरसाइज। और कोप इंडिया दैट इज एयरफोर्स टाइगर ट्रम्प दैट इज आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में। और युद्ध अभ्यास जो दोनों के बीच में आर्मी, तो दोनों के आर्मी एक्सरसाइज करते हैं। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिटवीन इंडिया एंड US, तो द ग्रोइंग सिनर्जी इन डिफेंस इकोसिस्टम अंडर इंडस एक्स जो कि इंडस एक्स वॉज लॉन्च्ड इन 2023 अंडर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट इज ISET। और इंडस एक्स फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप अमॉन्ग US and Indian defense companies, incubators and accelerators, इन्वेस्टर्स एंड यूनिवर्सिटीज। और जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस में देखा जाए तो UN कांग्रेस पास्ड प्रोमोटिंग अ रिजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट जो मैंडेट दैट तिब्बत चाइना डिस्प्यूट मस्ट बी रिजॉल्व बाय एडहेरिंग टू इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द UN चार्टर। अब चैलेंजेस देखा जाए तो बिटवीन US एंड इंडिया, तो US स्टेट डिपार्टमेंट वांट इंडिया टू सैंक्शन अंडर द countering America's adversaries through Sanctions Act that is CAATSA after India-Iran deals at Chabahar port। और अबाउट CAATSA ये क्या कहता है, तो मतलब इसी ये जो सैंक्शन लगाता है ना US CAATSA के तहत, वो क्या कहता है, इट इज़ अ US फेडरल लॉ इनेक्टेड इन 2017 विच एम्स टू पनिश कंट्री हैविंग डीप एंगेजमेंट विद रशिया नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। तो जो भी कंट्री रशिया नॉर्थ कोरिया और ईरान में अपना रिलेशनशिप बढ़ाएगा उस पर सैंक्शंस लगाया जाएगा बाई US। और 2018 US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास एन अमेंडमेंट टू एक्सेप्ट इंडिया फ्रॉम इकोनॉमिक सैंक्शंस अंडर CAATSA फॉर परचेजिंग S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। तो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो इंडिया खरीद रहा था ना रशिया से, उस पर सैंक्शंस लगाया जाया था, पर ये अब हट गया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब इंडिया ने खरीद भी लिया है। और अबाउट US जिसका कैपिटल वॉशिंगटन DC है, तो इंपॉर्टेंट रिवर इसमें मिसिसिपी जो कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ US से है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स इन US से द ग्रेट लेक्स, सुपीरियर लेक्स, मिशिगन, हुरून, एरी एंड ओंटारियो। और नोटेबल माउंटेन रेंजेस में रॉकीज माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन एंड सियरा नेवाडा। और नोटेबल डेजर्ट में मोजावे और ग्रेट बेसिन एक्सेट्रा। अब इंडिया UK में मतलब रिसेंटली इंडिया एंड UK दैट इज यूनाइटेड किंगडम साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन हेल्थ एंड लाइफ साइंस। और इंडिया UK रिलेशन में सबसे पहले देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तो एलिवेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट इज CSP ड्यूरिंग द इंडिया UK
virtual summit in 2021, or multilateral cooperation between India and UK to collaborated in Quad, India Indo-Pacific Ocean Initiative, that is IPOI, and UK's Indo-Pacific tilt, and complements India strategic interest in the region. अब डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप में signed the Defense and International Security Partnership, that is DISP, in 2015, और Advanced Defense Cooperation through 2+2 mechanism, और मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के बीच में अजय वॉरियर, कोंकान और कोबरा वॉरियर। और इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन में तो इंडिया इज यूके 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में, that is TSI, launched to enhance cooperation in critical and emerging technologies, that is SET। फोकस एरिया जिसमें रहेगा टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी। उसके बाद अब यूके के बारे में जाने, जिसका कैपिटल लंदन है। तो इंपॉर्टेंट फीचर में इट कंप्राइजेस 4 कंट्रीज, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और लैंड बाउंड्रीज में आयरलैंड इन वेस्ट, और माउंटेन रेंजेस में द पेनिनीस। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट in its National Defense Strategy, that is NDS 2024, identified India as a top tier security partner in Indo-Pacific region, that is IPR। अब इंडिया इंडस्ट्रियल रिलेशन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, that is CSP in 2020, also includes 2+2 ministerial dialogue of 2021, as well as joint declaration on maritime cooperation in Indo-Pacific, which was held in 2020। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये नहीं समझाया आपको, तो ये क्या कर रहा है, टॉप सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। कौन? इंडिया। ये कहा गया है भाई ऑस्ट्रेलिया। और डिफेंस में देखा जाए तो क्वाड पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग साइड विद यूएस एंड जापान। और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, दैट इज MLSA, एंड डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट, एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव पार्टनरशिप, दैट इज AIIPOIP। और मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑसी इंडेक्स, जो मेरिटाइम एक्सरसाइज है, पिच ब्लैक जो एयरफोर्स से किया जाता है, और ऑस्ट्राहिन जो एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है, और मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड्रिलेटरल है। और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में बोथ कंट्रीज साइन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इन 2022। और क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन में लेटर ऑफ इंटेंट साइन इन 2022 इन न्यू एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। और क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, साइंड इन 2022 बिटवीन AU क्रिटिकल मिनरल्स ऑफिस एंड खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, दैट इज काबिल। अब न्यूक्लियर कोऑपरेशन में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन इन 2024, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, काबिल, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। और स्पेस में देखा जाए तो मैत्री, दैट इज मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन मिशन। और रीजनल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में इंडिया इंक्लूड्स G20, WTO, IOR, ARC, आसियान, रीजनल फोरम और क्वाड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिसका कैपिटल कैनबेरा है। तो इंपॉर्टेंट रिवर देखा जाए तो मुरे रिवर, जो लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया है, और ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट इन कोरल सीज। और ऑस्ट्रेलिया हैज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल कोस्ट लाइन। और अदर की फैक्ट देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इज द फ्लैटेस्ट कंटिनेंट एंड हैज़ द ओल्डेस्ट नोन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल कोस्ट लाइन। अब हमारा नेक्स्ट है इंडिया जापान, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जापान हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग टू ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G7 समिट इन अपुलिया, इटली। अब इंडिया जापान रिलेशन में सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो 2014 में द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज वेयर अपग्रेडेड टू स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दैट इज SGSP, एंड स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखा जाए तो कन्वर्जेंस ऑफ जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, दैट इज FOIP, एंड इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, दैट इज IPOI। अब कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो इनिशिएटिव अंडर द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, दैट इज AAGC, linking South Asia to Southeast Asia via India's Act East policy and Japan partnership और quality infrastructure। और डिफेंस में देखा जाए तो enhanced cooperation through the acquisition and cross serving agreement, that is ACSA, and military exercise like Dharma Guardian,
शिन्यू मैत्री एंड जिमेक्स। अब इकोनॉमिक रिलेशन देखा जाए तो द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज CEPA वाज साइन इन 2011। और एनर्जी कोऑपरेशन में इंक्लूड्स द इंडिया जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन इन पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 2017। और टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो कोलैबोरेशन लाइक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन दैट इज लुपेक्स एंड बाय इसरो एंड जाक्सा। और US जापान एंड साउथ कोरिया साइन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडियाज फ्रेमवर्क दैट इज DG फ्रेमवर्क। और डेवलपमेंट असिस्टेंट में जापान इज इंडियाज लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर, जिसमें सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स लाइक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। उसके बाद जापान के बारे में जाने तो इसका कैपिटल टोक्यो है। तो आइलैंड कंपोजिशन में जापान इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन आइलैंड्स दैट इज होकाइडो, होन्शु द लार्जेस्ट, शिकोकू और क्यूशु। जापान लाइज अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब हमारा नेक्स्ट है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो देखो साउथ ईस्ट एशिया में मेन कंट्रीज कौन से हमारे, थाईलैंड जिसका कैपिटल बैंकॉक है, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस जिसका कैपिटल मनीला है। उसके बाद कंबोडिया, तो कंबोडिया मैंने आपको बताया था ना जिसका कैपिटल फ्नोफे है। उसके बाद हमारा दूसरा है मलेशिया जिसका कैपिटल कुआलालंपुर है। फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई। ओके, तो ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आ रहा है हमारा। अब हम देखते हैं ये एक और है हमारा इंडोनेशिया जिसका कैपिटल जकार्ता है और ये हमारा सूडान स्टेट के बारे में बता रहा है। अब चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंट्री है इंडिया सिंगापुर, जिसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड सिंगापुर। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखा जाए तो स्टैब्लिश्ड इन 2015 वाज एलिवेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2024। और ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सिंगापुर इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान कंट्रीज एंड इज 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ग्लोबली। तो ग्लोबली 6th लार्जेस्ट है और एशियन कंट्रीज में ये सिंगापुर लार्जेस्ट है। और उसके बाद बोथ साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट दैट इज CECA। इंडिया इज नेट इंपोर्टर। और द डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट दैट इज DTAA was signed in 2016 to check tax evasion। और सिंगापुर was largest source of FDI into India in 2023-24। अब की बायलेटरल एक्सरसाइज देखा जाए तो एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो आर्मी द्वारा किया जाता है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो नेवी के द्वारा, और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग दैट इज एयरफोर्स। अब फिनटेक के बारे में जाना जाए तो फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रोजेक्ट नेक्सस इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया एम्ड एट इनेबलिंग फास्ट एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बाय कनेक्टिंग देयर डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम दैट इज FPSS। अब इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI जो इंडिया का है ना, और FPS जो फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ मलेशिया है, द फिलीपींस, द सिंगापुर एंड थाईलैंड विल बी इंटरलिंक थ्रू नेक्सस। ये एक नेक्सस में सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें से इज अ प्रोजेक्ट ऑफ बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में बोथ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल ग्रुप लाइक ईस्ट एशिया समिट और G20, कॉमनवेल्थ, इंडियन IORA, IONS। और सिंगापुर जॉइंस द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये जो सिंगापुर है ना, उन्होंने अभी ISA को ज्वाइन कर लिया है और GBA को भी ज्वाइन कर लिया है, और ये दोनों फिलहाल अभी इन सारे ग्रुप में कॉमन है। अब इंडिया वियतनाम के बारे में जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम अंडरटूक अ स्टेट विजिट टू इंडिया, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर देखा जाए वियतनाम के साथ तो बायलेटरल रिलेशन है बिटवीन टू कंट्रीज वेयर एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2007 एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो 2016 में साइन किया गया था। और डिफेंस कोऑपरेशन में देखा जाए तो एक्सरसाइज पासेस, विनबैक्स और मिलन है। और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में ईस्ट एशिया समिट है और एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जो कि ADMM। और इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, सबसे पहले हमारा है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन दैट इज MGC, एन इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड 5 एशियन कंट्रीज दैट इज कंबोडिया, लाओ PDR, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सारे कंट्री मतलब ये 5 कंट्रीज भी साथ में है अलॉन्ग विद वियतनाम। अब इंडिया हैंडेड ओवर an indigenously built missile corvette that is INS किरपन टू वियतनाम इन 2023। तो इन्होंने एक इंडिजीनियस बिल्ड मिसाइल कॉर्पेट भी दे दिया है वियतनाम को। अब इंडिया मलेशिया का रिलेशन देखा जाए तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया पेड अ स्टेट विजिट टू इंडिया। और इनहैंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में देखा जाए तो स्टैब्लिश्ड इन 2015 वॉज एलिवेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और मलेशिया डिसाइडेड टू ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि IBCA है
एज इट्स फाउंडिंग मेंबर। अब अबाउट इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप देखा जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशन में इनहैंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च्ड इन 2015 और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में मलेशिया इज इंडिया 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और मलेशिया इज इंडिया 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशियन कंट्रीज। अब ऑयल पाम, अब सबसे पहले ट्रेड अगर देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट दैट इज सेसा साइन इन 2010 और ऑयल पाम डिप्लोमेसी में मलेशिया अलॉन्ग विद इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, मतलब तीनों कंट्री मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड आर मेजर एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल टू इंडिया। तो इंडिया जो मैक्सिमम इंपोर्टर है ना पाम ऑयल का, तो ये तीनों कंट्री के द्वारा इंडिया में पहुंचता है। अब डिफेंस कोऑपरेशन में देखा जाए तो मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी दैट इज MIDCOM मीट्स एनुअली, तो हर साल मिलते हैं, रिव्यूज द प्रोग्रेस इन डिफेंस कोऑपरेशन और फर्स्ट रीजनल ऑफिस ऑफ HAL was also inaugurated in Kuala Lumpur 2023. अब एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति, अब पीपल टू पीपल कनेक्ट्स दैट इज 3rd लार्जेस्ट डायस्पोरा आफ्टर यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायस्पोरा रहते हैं आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इंडियाज अलायंस देखे और इंडियाज इनिशिएटिव देखा जाए तो जॉइंट कमिटी, इंडियाज इनिशिएटिव देखा जाए तो जॉइंट कमिटी मीटिंग ऑफ मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट दैट इज MICECA फॉर डीपेनिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्सेप्ट UPI पेमेंट। तो UPI पेमेंट भी वहाँ पे अब एक्सेप्ट होने लगा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन न्यूज, जिसमें सबसे पहले आता है चाबहार पोर्ट। तो रिसेंटली इंडिया साइंड अ 10-year एग्रीमेंट विद ईरान फॉर डेवलपमेंट ऑफ शहीद भेश्ती पोर्ट टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट। अब अगर चाबहार पोर्ट के बारे में जाने तो इसका जेनेसिस इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान साइंड अ ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट इन 2016 टू डेवलप द शहीद भेश्ती टर्मिनस एट चाबहार पोर्ट। और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखा जाए तो लोकेटेड ऑन गल्फ ऑफ ओमान, और चाबहार पोर्ट ऑफर्स अ डायरेक्ट सी रूट टू अफगानिस्तान। अब जो डायरेक्ट सी रूट देता है अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान को बाईपास करके। सिग्निफिकेंस देखा जाए तो दिस एग्रीमेंट इज अ लैंडमार्क इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईरान अफगानिस्तान रिलेशन, और द पोर्ट विल मिनिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया वेस्ट कोस्ट टू लैंडलॉक अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन नेशन। तो ये सारे कंट्री में, जैसे कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री में और यूरोपियन नेशन में ना बहुत जल्दी, मतलब जो किलोमीटर्स है ना बहुत घट जाएगा। ओके, उसके बाद गेटवे टू सेंट्रल एशिया है वो एक, जिसमें से चाबहार सर्व्स एज अ गेटवे फॉर इंडिया टू सेंट्रल एशिया विद द पोटेंशियल टू कनेक्ट द लैंडलॉक कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और इट अलाइंस विद द बोर्ड दैट इज INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इनिशिएटिव ऑन अल्टरनेटिव टू स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल के एक ये अल्टरनेटिव है। अब स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एंड इंडियन ओशन रीजन दैट इज IOR, जिसमें से इंडियन प्रेजेंस कहाँ पे है, देखो चाबहार पोर्ट, उसके बाद दुकुम पोर्ट, मिनिकॉय आइलैंड और सितवे पोर्ट, और उसके बाद चाइनीज़ प्रेजेंस कहाँ पे है, जहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिबूती में जो कि पोर्ट ऑफ दोरले है, उसके बाद हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका, ओके, और यहाँ पे याकफुक पोर्ट में, ओके। तो यहाँ पे इंडिया और चाइनीज़ का प्रेजेंस दिखाया गया है। अगर देखो यहाँ पे अगालेगा आइलैंड के बारे में अगर हम जानते हैं तो यहाँ भी इंडिया का इन्फ्लुएंस दिखा गया है, प्रेजेंस दिखा गया है, ओके। अब अबाउट इंडिया INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसका जेनेसिस कब हुआ था, इज अ 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क स्टैब्लिश्ड इन 2000 थ्रू एन एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया, ईरान एंड रशिया। ये है, ओके, दिस पोर्शन जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ ना, दिस वन जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ ना, इसको कहा जा रहा है INSTC, ओके। आप एक बार पॉज करके भी देख सकते हो। ये सेंट पीटर्सबर्ग है, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, सेल्टिक सी, बे ऑफ बिस्के, मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, ओके। फिर यहाँ अरेबियन सी होते हुए मुंबई पहुंचेगा, फिर ये चाबहार पोर्ट, उसके बाद ये एक साइकिल अचीव कर लेगा। यही कह रहा है टू कनेक्ट इंडिया विथ रशिया एंड यूरोप थ्रू ईरान एंड सेंट्रल एशिया, जिसका क्यू रूट का रहेगा। द कॉरिडोर रन्स फ्रॉम मुंबई इंडिया टू मॉस्को रशिया, या चाबहार ईरान, उसके बाद बंदर अब्बास ऑफ ईरान, उसके बाद बंदर अंजाली ऑफ ईरान, और बिफोर एंटरिंग सेंट्रल एशिया एंड रशिया, ओके। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ में देखा जाए तो इंडिया होस्टेड द 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट। तो वहाँ पे एक्चुअल में जाके फिजिकली वो लोग प्रेजेंट नहीं हुए थे, वर्चुअली वो साइन कर दिया गया है। तो इंडिया होस्टेड द फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट इन 2023 इन जनवरी एंड सेकेंड एडिशन वॉज हेल्ड इन नवंबर 2023 बोथ इन वर्चुअल फॉर्मेट। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज फिलोसफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर टू इंटरनेशनल अरीना। अब की हाईलाइट्स क्या हैं, दैट इज
थर्ड VOGSS, जिसमें मतलब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जिसमें पार्टिसिपेशन कितने थे तो 123 कंट्रीज थे और चाइना एंड पाकिस्तान नॉट इनवाइटेड था उसमें। अब उसका थीम क्या है, अन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और इंडिया हैज़ प्रपोज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट दैट इज GDC टू एड्रेस द राइजिंग डेप्थ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द ग्लोबल साउथ। तो जितना भी ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज है ना, उसका कर्जा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, तो उसी को कंसर्न यहाँ पे दिखा रहा है। अब कॉम्प्रिहेंसिव 4 एलिमेंट्स देखा जाए तो 4 एलिमेंट्स में था पहले ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, उसके बाद टेक्नोलॉजी शेयरिंग, और लास्ट है हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस एंड ग्रांट। अब नो डेप्थ बर्डन में देखा जाए तो इंश्योर्स दैट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डू नॉट इम्पोज अ डेप्थ बर्डन ऑन डेवलपिंग कंट्री। तो जितना भी वहाँ पे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जितना भी खर्चा हो रहा है ना, वो एक बर्डन नहीं बन जाता है कर्ज से। ओके, अब इंडिया will also launch a special fund that is $2.5 million to boost trade promotion activities and $1 million fund for the capacity building in trade policy and trade negotiations। अब ग्लोबल साउथ ये क्या है, तो इट रिफर्स टू टेक्निकली एंड सोशली लेस डेवलप्ड कंट्री विच आर लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ आवर अर्थ और प्राइमरली इन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। अब ब्रांड रिपोर्ट ये क्या कहता है, प्रपोज्ड डिवीजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और GDP और एक्सेट्रा। अब इंडियाज इनिशिएटिव शोकेसिंग एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ, तो मतलब इंडिया का क्या इनिशिएटिव रहा है, तो सबसे पहले देखा जाए तो सोशल इम्पैक्ट फंड, जिसमें इंडिया विल कंट्रीब्यूट $25 मिलियन फॉर एक्सलरेटिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्लोबल साउथ। तो डिजिटली एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें कितना खर्चा किया जाएगा, $25 मिलियन। अब ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम में लॉन्च टू प्रमोट एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20, जिसमें एज अ परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, और विजन ऑफ आरोग्य मैत्री, जबकि वन वर्ल्ड वन हेल्थ इज इंडियाज मिशन फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। अब इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जिसमें IPOI इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव कंप्लीट्स 5 ईयर, और देखा जाए तो इट इज नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी एग्रीमेंट दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड रूल्स बेस्ड रीजनल ऑर्डर्स, जिसमें मतलब ये ट्रीटी एक साइन नहीं किया गया है पर ये एक वॉलंटरी है, मतलब किसी को कंपेल नहीं किया गया, ये दोनों खुद से आके दोनों साइन किए गए हैं। अब जेनेसिस का कैसे हुआ था, तो लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2019 एट द ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक थाईलैंड, और इसका फिलोसफी क्या था, तो बिल्डिंग मतलब बिल्ड्स अपॉन इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, दैट इज सागर इनिशिएटिव ऑफ 2015, और इसका विजन क्या था, टू हैव इंक्लूसिव डेवलपमेंट जॉइनिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म वाइल रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज एंड नॉर्म्स। अब अगर 7 पिलर ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में देखा जाए तो क्या है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी सबसे पहला है, जिसमें द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, उसके बाद मैरीटाइम इकोलॉजी ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड, मैरीटाइम रिसोर्सेज जो फ्रांस एंड इंडोनेशिया के बीच में है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग जर्मनी, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट इंडिया एंड बांग्लादेश, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिया कोऑपरेशन तो इटली एंड सिंगापुर, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और EFTA के बारे में जाने तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1960 थ्रू द स्टॉकहोम कन्वेंशन विद 7 फाउंडिंग मेंबर, जिसके मेंबर थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्टुगल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो हमारा EFTA था ना, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें इतने कंट्रीज इन्वॉल्व थे जिसके मेंबर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिशिगन थे। अब नॉट पार्ट ऑफ EU है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो ये फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। अब अगर अदर की फैक्ट्स में ध्यान दे तो नॉट अ कस्टम यूनियन, दैट इज नॉट लाइक EU एंड एक्सटेंडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज not a custom union, meaning member countries have their own external tariffs for countries outside the association, मतलब हर कंट्री का अपना ट्रेड टैक्स लगाया जाएगा। अब रिलेशन विद EU क्या है, तो 3 EFTA मेंबर्स दैट इज आइसलैंड, लिशिगन एंड नॉर्वे पार्टिसिपेट इन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया दैट इज EEA which allows them to access the EU single market. अब Switzerland has a series of bilateral agreement with EU instead. Okay, तो स्विट्जरलैंड का बायलैटरल एग्रीमेंट
वहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब इंडिया EFTA ट्रेड रिलेशन वो क्या कहता है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमॉन्ग EFTA, और स्विट्जरलैंड इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय नॉर्वे, और इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट विद स्विट्जरलैंड ड्यू टू गोल्ड इंपोर्ट्स। अब की हाईलाइट्स देखा जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मेंबर्स ऑफ EFTA। अब इसका एम क्या था, इंक्रीज्ड FDI बाय $100 बिलियन एंड फैसिलिटेट्स द जनरेशन ऑफ 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। अब लीगल कमिटमेंट देखा जाए तो फर्स्ट टाइम इन इस हिस्ट्री ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अ लीगल कमिटमेंट इज मेड promoting target oriented investment and creation of jobs। अब म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट देखा जाए तो टेपा हैज मतलब TEPA हैज प्रोविजन ऑफ MRAs इन प्रोफेशनल सर्विस लाइक नर्सिंग और आर्किटेक्चर, और टैरिफ रिडक्शन तो एलिमिनेट्स टैरिफ ऑन 92.2% ऑफ टैरिफ लाइंस एंड कवरिंग 99.6% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स। अब मार्केट एक्सेस देखा जाए तो EFTA's मार्केट एक्सेस ऑफर्स कवर्स 100% ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड टैरिफ कंसेशन ऑन प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दैट इज PAP। अब हमारा नेक्स्ट है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान ऑफिशियली ज्वाइंट इनॉग्रेटेड तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया दैट इज तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑन तुर्कमेनिस्तान साइड। अफगानिस्तान सेट टू बिगिन वर्क ऑन तापी पाइपलाइन। ओके, तापी पाइपलाइन तो तापी पाइपलाइन emerged in mid 1990s is a designed to transport natural gas extracted from Galyans gas field in southeastern Turkmenistan. The Galyans gas field that is previously called Yolochen gas field was discovered in 2006। तो ये कब इमर्ज हुआ था, 1990 में तापी पाइपलाइन, और ये साइन कब हुआ था, 2006 में, और इट इज़ लोकेटेड 75 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मेरी तुर्कमेनिस्तान, और इट इज़ ओनली द वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट गैस फील्ड। It spans approximately 1800 kilometers from Turkmenistan to Afghanistan, Pakistan and इंडिया। फिर अदर रिसेंट डेवलपमेंट में देखा जाए तो पाथ टू पीस समिट, जिसको रिसेंटली समिट ऑन पीस इन यूक्रेन वाज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। अब अबाउट पीस समिट देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाथ टूवर्ड्स अ जस्ट अ लास्ट पीस इन यूक्रेन। और इंडियाज रिप्रेजेंटेशन क्या था, द सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री एक्सटर्नल अफेयर्स अटेंडेड द समिट, और इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम साइनिंग द जॉइंट कम्युनिक released at the summit, advocating for practical engagement through dialogues between the conflicting parties। While India has not explicitly condemned Russia's invasion, इंडिया ने ना कंडेम नहीं किया था, बस उसको ये क्या किया था, साइन करने से बस अपना वोट को एब्सटेंड कर दिया था। मतलब इट हैज़ कॉल्ड फॉर इंटरनेशनल प्रोब इनटू द बुच्चा मैसेकर एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर न्यूक्लियर थ्रेट इशूड बाय रशिया। तो रशिया ने बोला था ना अब हम लोग न्यूक्लियर अटैक भी करेंगे, तो उसको एक कंसर्न जताया था कि नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मर्कोसर, जो बोलिविया बिकेम फुल मेंबर ऑफ मर्कोसर। अब ये मर्कोसर है क्या, इट इज़ अ सदर्न कॉमन मार्केट दैट इज मर्कोसर फॉर इट्स स्पेनिश इनिशियल्स इन लेटिन अमेरिका, जिसका जेनेसिस 1991 में हुआ था। इसके मेंबर कौन है मर्कोसर के, तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, प्रेग, उरुग्वे in 1991 and subsequently joined by Venezuela and Bolivia। अब इंडिया हैज़ preferential trade agreement with Mercosur, और वेनेजुला हैज़ been suspended since December 1, 2016। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, facilitating the free movement of goods, service, capital and people among the 4 members countries। अब कोलंबो प्रोसेस ये क्या है, तो इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एज अ चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेसेस, जिसका जेनेसिस 2003 इन कोलंबो हुआ था श्रीलंका में, जिसके 12 मेंबर हैं, और स्टेट ऑफ एशिया सच एस बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। अब ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन इन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, जिसका थीमेटिक priority areas are skill and qualification recognition processes etc. और supports UN International Organization for Migration, provides technical and administrative support to Colombo processes। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, provides technical and administrative support। अब हमारा नेक्स्ट है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो CSC के नाम से जाना जाता है, ऑफिशियली इंक्लूडेड बांग्लादेश एज इट्स 5th मेंबर, जिसके जेनेसिस 2011 में हुआ था एज अ ट्रायल मेरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, और श्रीलंका एंड द मालदीव्स लेटर जॉइंट मॉरिशियस एंड बांग्लादेश, और इट वाज रीब्रांडेड एज CSC इन 2020। तो इसको रीब्रांड फिर से एक न्यू नेम दे दिया गया था। अब सीशेल्स इज एन ऑब्जर्वर मेंबर। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दैट इज WPFI इन 2025
2024 ये क्या कहता है, इंडिया रैंक 159 अमंग 180 कंट्रीज विच इज नॉट वेरी मच गुड. ओके, इन एनुअल WPFI 2024 इट इज रिलीज्ड बाय पेरिस बेस्ड रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर. ओके, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक बॉडी है, उससे ये लॉन्च की जाता है. वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग NGOs इन डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, और इट इज पब्लिश्ड ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे दैट इज ऑन 3 मई. और इसका थीम क्या था, अ प्रेस फॉर प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस. और अबाउट WPFI 2024, तो टॉप 3 रैंकर्स आर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब चैप्टर 5 है, इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी. सबसे पहले आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो रिसेंटली द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज CDS एज अ डेप्यूटी CDS इज बीइंग कंसीडर्ड बाय द आर्म्ड फोर्स. अब अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये क्या कहता है, तो CDS पोस्ट वॉज क्रिएटेड इन 2019 एज वी ऑल नो. और इनका डेथ भी हो गया था ना, बिपिन रावत का, एज एन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था. तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है कि अब न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है. तो द रैंक ऑफ 4-स्टार जनरल इक्विवेलेंट टू सर्विस चीफ, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दैट इज GOM इन 2001 हैज रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ पोस्ट बेस्ड ऑन श्री K सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट. तो एक K सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट से एक रिकमेंडेशन आया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक पोस्ट फॉर्म करने के लिए. अब रोल एंड पावर ऑफ CDS ये क्या है, तो CDS हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स क्रिएटेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फंक्शंस एज इट्स सेक्रेटरी. और CDS इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीज, member of Defense Acquisition Council chaired by Ministry of Defense and Defense Planning Committee chaired by National Security Advisor. Or CDS acts as a principal military advisor to Ministry of Defense on all tri-services, that is Army, Navy and Air Force, or matters of the military and military advisors to Nuclear Command Authority. अब CDS डू नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड, वो एक मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पर इंक्लूडिंग ओवर द 3 सर्विसेज चीफ्स और ट्राई सर्विसेज एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड्स रिलेटेड टू साइबर एंड स्पेस विल बी अंडर द कमांड ऑफ CDS. तो उनके पास ट्राई सर्विस दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस और कमांड सब उनके हाथ में रहेगा. इंटीग्रेटिंग थिएटर कमांड दैट इज ITC. तो थिएटराइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बैट ऑपरेशन दैट इज एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज इन स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक एरिया. अब करेंटली देयर आर 19 एग्जिस्टिंग कमांड्स, जिसमें से 7 सिंगल सर्विस ओरिएंटेड कमांड्स हैं, जो 7 आर्मी, 7 एयरफोर्स और 3 नेवी. अब अंडमान एंड निकोबार कमांड्स एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इन चार्ज ऑफ कंट्रीज न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स फंक्शंस एज अ ट्राई सर्विस कमांड. तो अंडमान निकोबार कमांड्स और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ये ट्राई सर्विस कमांड एज अ फंक्शन करते हैं. अब रिलेटेड न्यूज़ देखा जाए तो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023. अब इंटर सर्विस organizations that is Command, Control and Discipline Act 2023 is notified. अब एक्ट सीक्स टू एम्पावर, ये क्या करता है, एम्पावर्स कमांडर इन चीफ दैट इज CIC एंड ऑफिसर इन कमांड दैट इज OIC ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस विथ ऑल डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओवर द सर्विस और अटैच्ड पैनल्स ऑफ अटैच्ड पर्सनल्स. और ISO एक बॉडी है ट्रूप्स का इंक्लूडिंग द जॉइंट सर्विस कमांड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सनल्स सब्जेक्ट टू एयर फोर्स 1950, आर्मी एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957 और एनी 2 ऑफ द सेड एक्ट या फिर ये तीनों एक्ट अमॉन्ग और एनी ऑफ द 2 एक्ट अमॉन्ग इट. ओके, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट दैट इज NSCS ये क्या कहता है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट. तो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अपॉइंट किया गया है. अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ये क्या है, तो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो एस्टैब्लिशमेंट पर्पसेस में देखा जाए तो क्रिएटेड इन लेट 1990s एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है ये फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर और प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस एंड लॉन्ग टर्म विजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, जिसका लीडरशिप कौन करता है, हेडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. और NSA होल्ड्स रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर. अभी हमारे कौन आपको पता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको ध्यान रखना है. कैन जनरेट कैबिनेट नोट्स एंड एसेस रिलेवेंट पेपर्स, ये अजीत डोभाल जी हैं वो हैं. ओके,
अब गवर्नेंस एंड अमेंडमेंट्स देखा जाए तो 2019 बिजनेस रूल अमेंडमेंट, जिसमें एनएसए एंड एनएससीएस ब्रॉट अंडर स्पेसिफिक गवर्नेंस रूल और एक्सपैंडेड पावर टू जनरेट एंड एक्सेस कैबिनेट डॉक्यूमेंट्स और इनेबल्स पार्टिसिपेशन इन इंटरनल मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन। अब हमारा नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कंस्टिट्यूट किया गया था 1999 बेस्ड ऑन केसी पंत लेड टास्क फोर्स रिकमेंडेशन, जिसको जो एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो हेड करते हैं पीएम और कंप्राइजिंग मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, डिफेंस मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स। और स्ट्रक्चर किस तरह है, तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है इसमें एसपीजी, तो हेडेड बाय एनएसए और इंश्योर्स देयर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, दैट इज एनएसएबी, हेडेड बाय एनएसए, provides long-term analysis and policies recommendation to NSCs और National Security Council Secretariat, that is NSCS। अब हमारा नेक्स्ट है कारगिल वॉर, जिसको इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 25 years ऑफ कारगिल वॉर विक्ट्री, मार्किंग द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय विच वॉज हेल्ड इन 1999। अब ऑपरेशन विजय क्या था, तो लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू एविक्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स हु इनफिल्ट्रेटेड द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी पाकिस्तानी मिलिटेंट सोल्जर थे ना, उनको यहाँ से भगाया गया था। अब उसका की ऑपरेशन क्या था, तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जो कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, conducted by Indian Air Force to target Pakistani troop on high altitude positions। और ऑपरेशन तलवार दूसरा था, जो लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी टू ब्लॉकेड पाकिस्तान नेवी इन अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के द्वारा जो पाकिस्तान आर्मी आ रहे थे तो उसको रोका जा रहा था। जो की लोकेशन क्या था, तो टोलोलिंग, टाइगर हिल, बाटालिक, द्रास आइलैंड, मुश्कोह वैली, कसर और चोरबाटला। और कारगिल विजय दिवस को ऑब्जर्व एनुअली ऑन 26 जुलाई टू कॉमरेट द विक्ट्री। अब आफ्टर मर्थ ऑफ कारगिल वार, मतलब कारगिल वार के बाद क्या हुआ था, तो कारगिल रिव्यू कमेटी फॉर्म किया गया था, स्टैब्लिश इन जुलाई 1999, चेयर्ड बाय के सुब्रमण्यम, टू रिव्यू द वॉर एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज डिफेंस आर्किटेक्चर। अब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, जिसमें रशिया वीटोड अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन वेपन फ्री आउटर स्पेस जॉइंटली प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। मतलब रशिया ने क्या किया है, वोट किया है ऑन फॉर द टॉपिक, तो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन था ऑन वेपन फ्री आउटर स्पेस जॉइंटली प्रपोज्ड ओके बाय यूएस एंड जापान। अब अबाउट यूएनएससी रिजोल्यूशन, ये क्या कहता है, The vetoed resolution aimed to enforce 1967's Outer Space Treaty, banning WMDs in orbit to or on celestial bodies। और रशिया vetoed, arguing it focus only on WMDs nuclear arm, ignoring other potential space weapons। तो मतलब उन्होंने, मतलब रशिया ने किसमें वीटो पावर दिखाया है, ओनली ऑन WMD ओके और न्यूक्लियर आर्म में। अब ये वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, ये क्या है, तो वेपनाइजेशन स्पेस, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन इन स्पेस, मतलब स्पेस में वेपन को डिप्लॉय करना, इनेबलिंग कॉन्फ्लिक्ट बाय टारगेटिंग द ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट और ऑन अर्थ। और मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, मतलब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस और मिलिटराइजेशन स्पेस, ये दो टॉपिक है जिसमें जिसको समझाया गया यहाँ पे। यूज ऑफ स्पेस टू सपोर्ट द ग्राउंड, सी एयर बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन विदाउट डिप्लॉइंग वेपन। और बोथ कंसेप्ट हाईलाइट्स ग्रोइंग मिलिट्री यूज ऑफ आउटर स्पेस, मतलब आउटर स्पेस को एज इन आप मिलिट्री ग्राउंड यूज करोगे, तो उसको यहाँ पे वीटो रशिया द्वारा शो किया गया है ओके। अब इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पीस इन स्पेस, तो स्पेस में पीस मेंटेन किया जाए, वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव है, जिसमें से 1959 कोपस, कमेटी ऑन पीसफुल यूसेस ऑफ आउटर स्पेस। फिर 1968 में रेस्क्यू एग्रीमेंट, जिसमें एग्रीमेंट ऑन रेस्क्यू एंड रिटर्न ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद 1975 में लॉन्च रजिस्ट्रेशन, दैट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट विथ यूएन। मतलब आप कुछ भी अगर वहाँ पे लॉन्च कर रहे हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन साइन करवाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ओके। उसके बाद 1967 में अगर देखा जाए तो आउटर स्पेस ट्रीटी, जो प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर वेपन एंड WMDs इन आउटर स्पेस, और ये रेटिफाइड हो गया है। उसके बाद 1972 में स्पेस लायबिलिटी, दैट इज स्टेट लायबिलिटी फॉर डैमेज बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स, वो भी रेटिफाइड हो गया है। और 1979 मून एग्रीमेंट, जो प्रोहिबिट्स मिलिट्री बेस एंड वेपन टेस्टिंग ऑन मून, और जो अभी तक नॉट रेटिफाइड है ओके। अब इंडियाज
अब इंडिया पार्टिसिपेशन देखा जाए तो एक्टिव मेंबर ऑफ कोपोस है और रेटिफाइड में आउटर स्पेस ट्रीटी है इंडिया का, मतलब आउटर स्पेस ट्रीटी से इंडिया रेटिफाइड हो गया है। फिर रेस्क्यू एग्रीमेंट में भी इंडिया रेटिफाइड है, लाइबिलिटी कन्वेंशन, रीजनल कन्वेंशन, ये सब में रेटिफाइड है। मून एग्रीमेंट में साइन बीइंग नॉट रेटिफाइड, तो ये मून एग्रीमेंट में साइन हो गया पर रेटिफाइड नहीं हुआ है। अब रेगुलेशंस ऑन केमिकल वेपन्स देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट एक्यूजेस रशिया ऑफ एम्प्लॉइंग द केमिकल एजेंट्स क्लोरोपिक्रीन इन यूक्रेन। अब मोर इन न्यूज़ देखा जाए तो क्लोरोपिक्रीन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम fumigants chemical that can be used for antimicrobial, fungicides, herbicides, insecticides or nematicides and also as a warfare agents। तो क्लोरोपिसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये सारा इसका कॉम्पोजिशन है, मतलब ये सारा उसमें इंक्लूड हो सकता है। अब जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 के हिसाब से प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन इन फील्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा अब उसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जेनेवा प्रोटोकॉल 1925। और द केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC इज द की इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कंप्लीट्स द बैन केमिकल वेपन। अब केमिकल वेपन कन्वेंशन में ये अडॉप्ट कब हुआ था? 1992 में एंड एंटर्स इनटू फोर्स 1997 में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एलिमिनेट केमिकल वेपन एंड प्रिवेंट द यूज ऑफ सच वेपन्स इन फ्यूचर। इट सीक्स टू बैन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन एंड देयर प्रिकर्सर्स। अब इसके सिग्नेटरी कौन है? तो द CWC दैट इज केमिकल वेपन कन्वेंशन करेंटली हैज 193 मेंबर स्टेट्स, मार्किंग इट वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल रेटिफाइड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। तो ये सबसे ज़्यादा अभी यूनिवर्सल रेटिफाइड है, ये सबसे ज़्यादा रेटिफाइड एज एन ट्रीटी है। अब की प्रोविजन क्या है इसके? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल वेपन्स दैट इज ऑल केमिकल वेपन स्टॉक ऑफ मेंबर स्टेट्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड विद अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम or verification. The CWC includes detailed verification measures to ensure compliance, including inspection of chemical weapons, stockpilings, facilities and research programs. अब नॉन डाइवर्शन में देखा जाए तो the convention prohibits the diversion of chemical material to use as a weapon or for military purposes. और नॉन सिग्नेटरी में देखा जाए तो only 4 country are not party of CWC, that is इसराइल है, इजिप्ट है, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान है। अब इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो मेंबर स्टेट्स आर required to adopt national law and regulations that are aligned with the CWC provisions and provided for the destruction and monitoring and chemical weapons. अब India is a signatory and party of CWC and enacted Chemical Weapon Convention Act 2000। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। अब क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन दैट इज OPCW, जिसका जेनेसिस कब हुआ था? 1997 में और अकॉर्डेंस विद CWC। अब इसके मेंबर कितने हैं? तो 193 स्टेट्स कमिटेड टू केमिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन डिस्ट्रक्शन, जिसमें वेरीफाइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल वेपन लाइक दोस सीरिया डिस्ट्रॉयड इट्स अंडर OPCW सुपरविजन एंड लीबिया। दोनों ने, सीरिया और लीबिया ने डिस्ट्रक्ट किया था अपना वेपन। अब नोबेल पीस प्राइज में in 2013 the OPCW that is was awarded the Nobel Peace Prize for the effort to eliminate chemical weapon globally or particularly in Syria. A Financial Action Task Force, that is FATF, Financial Action Task Force plenary in Singapore adopted the Mutual Evaluation Report, that is MER ऑफ इंडिया, जिसमें असेसिंग इट्स मेजर टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो इसको सपोर्ट करेगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा फॉर स्टॉपिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। अब अबाउट म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ये क्या कहता है? assesses a country measure to combat money laundering, terror financing and proliferation of weapons of mass destruction, जिसका प्रोसेस क्या है? peer review by FATF members और India's MER, that is India's Mutual Evaluation Report, first adopted in 2010 और India's Measures to Combat Money Laundering Legislative Framework, that is Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002। उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज UAPA 1967, जिसका इंस्टीट्यूशंस देखा जाए तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, दैट इज FIU इंडिया, इस्टेब्लिश्ड इन 2004 और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, दैट इज ED, इस्टेब्लिश्ड इन 1956, जिसका इनिशिएटिव देखा जाए तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, दैट इज MLAT पोर्टल और लॉन्च्ड इन 2022 फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में, फ्रांस। और जेनेसिस कब हुआ था? 1989 में। अब मेंबर्स कितने हैं? 48, जिसमें से 38 जुरिडिक्शनल्स +2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन है और इंडिया ज्वाइंड इन 2010। अब रशिया देखा जाए तो सस्पेंडेड इन फरवरी 2023, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस बॉडी का? तो प्रोटेक्ट्स फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड
प्लोरिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग। फंक्शन क्या है, तो प्रोमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑन अनइंटेंडेड consequences which includes a focus on financial inclusion। अब हाई रिस्क जुरिडिक्शन देखा जाए तो ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज विद सीरियस डिफिशियंसीज दैट इज नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, और ग्रे लिस्ट में है, मतलब ये ब्लैक लिस्ट में कौन सा कंट्री था हमारा, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, और ग्रे लिस्ट में कंट्रीज अंडर द इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग फॉर स्ट्रेटेजीज डिफिशियंसीज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज UNODC। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि UNODC रिलीज 2 की रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड ड्रग डे और एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। तो ये एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड ड्रग डे है, वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, जिसका की हाईलाइट क्या रहा है, मोस्ट अब्यूज ड्रग जो कैनबिस मोस्ट अब्यूज्ड, फॉलोड बाय ऑप्टियोइड्स और एम्फेटामाइंस और कोकेन्स एंड एक्सटेसी, और मोस्ट अफेक्टेड रीजन इसमें से कौन है हमारे, तो ट्रिपल फ्रंटियर एरिया दैट इज अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड प्रेग, और गोल्डन ट्रायंगल दैट इज रिनेम्ड एज अ डेड ट्रायंगल जो लाओस, म्यांमार और थाईलैंड है। ओके, ये देखो ये वाला ये गोल्डन ट्रायंगल बता रहा है, और ये गोल्डन क्रिसेंट है यहाँ पे हमारा। ओके, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ओके, ये गोल्डन ट्रायंगल मतलब कहा जाता है ना, इंडिया इज स्क्वीज्ड बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, तो उसी को बता रहा है। अब अदर रीजन में देखा जाए तो गोल्डन क्रिसेंट में रिनेम्ड एज अ डेथ क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, और कैनबिस लेजिस्लेशन तो लेजिस्लाइज्ड इन कनाडा, उरुग्वे एंड 27 US जुरिडिक्शंस, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, और जेनेसिस कब हुआ था, 1997 में। इसके मेंबर्स वर्क्स विथ ऑल UN मेंबर स्टेट्स, और ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्बैट ड्रग अब्यूज, इलिसिट ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन एंड टेररिज्म, और इट सपोर्ट्स द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ UNTOC एंड UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। अब इनिशिएटिव फॉर ड्रग अब्यूज, तो क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो ग्लोबली देखा जाए तो कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग दैट इज CND was established by UN Economic and Social Council that is ECOSOC resolution in 1946, or United or UN Convention against illicit trafficking narcotic drugs and psychotropic substance in 1998. In 1988, the Single Convention on Narcotic Drug 1961 aims at combating drug abuse and controlling the supply of narcotics। अब इंडिया के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो नशा मुक्त भारत अभियान दैट इज NMBA by Ministry of Social Justice and Empowerment, और नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट NDPA 1985, और ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड दैट इज इन कोलैबोरेशन विथ US टू स्टॉप इंटरनेशनल शिपमेंट ऑफ इलीगल ड्रग्स। अब रिलेटेड न्यूज़ देखा जाए तो द इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड दैट इज INCB, और इंडिया जगजीत पवाडियास हैज़ बीन री इलेक्टेड इन INCB दैट इज जगजीत पवाडिया कहाँ इलेक्ट हो गए हैं, इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो फॉर द थर्ड टर्म फ्रॉम 2025 टू 2030, जिसका जेनेसिस कब हुआ था, 1998 में। किसका, तो ये इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो ये मेंबर कितने हैं इसके, तो 13 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड बाय UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 5 ईयर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंडिपेंडेंट एंड क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग 1961, कन्वेंशन एंड psychotropic substance 1971, and United Nations Convention against illicit trafficking in narcotic drug and psychotropic substance 1988। अब कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस दैट इज CCPCG ये क्या कहता है, तो द 33rd सेशन ऑफ कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस कॉल्ड फॉर स्टेप टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम and launched the Generational Justice that is Gen Just initiative to engage youth in crime prevention and criminal justice। तो यूथ को एंगेज किया जाए क्राइम प्रिवेंशन और क्रिमिनल जस्टिस में, तो एक जेन जस्ट लॉन्च किया गया इनिशिएटिव। ओके, अब की मैकेनिज्म क्या है, तो टैकल TOC, जिसमें UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2000 पैलेर्मो कन्वेंशन रेटिफाइड बाय इंडिया, ये दोनों रेटिफाइड है इंडिया से, और सप्लीमेंटेड बाय UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003, और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम दैट इज UNODC एक्ट एज अ सेक्रेटेरिएट ऑफ UNTOC। तो ये किसका सेक्रेटेरिएट काम करता है, मतलब UNODC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्रेटेरिएट है, और इनिशिएटिव क्या है, तो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थ्रेट असेसमेंट दैट इज TOCTA,
ग्लोबल फायर अलार्म प्रोग्राम दैट इज GFP। और रीजनल इनिशिएटिव क्या है तो सावेन दैट इज साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट ड्रग established in 2011 और इंडिया इज द मेंबर ऑफ इट। और सार्क देखा जाए तो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन इन 2022। अब क्विक ओवरव्यू ऑफ CCPCG ये क्या कहता है तो इसका जेनेसिस 1992 में हुआ था बाय यूएन इकोनॉमिक एंड सोशियो काउंसिल दैट इज इकोसॉक, जिसका मेंबर 40 है टोटल और स्टेट इलेक्टेड बाय इकोसॉक फॉर 3 ईयर टर्म्स। और इसका फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल यूएन पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज दैट इज ग्लोब नेटवर्क, जो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू स्टीयरिंग कमिटी ऑफ ग्लोब दैट इज ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज नेटवर्क। अब क्विक ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शनल लॉ का देखा जाए तो इस्टेब्लिश कब हुआ था 2021 में, इस्टेब्लिश कब हुआ था 2021 में एट यूएन जनरल असेंबली स्पेशल सेशन अगेंस्ट करप्शन दैट इज UNGASS। इसके मेंबर्स कितने रहे हैं तो 121 मेंबर्स रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सर्व्स एज अ सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ ग्लोब नेटवर्क इन इंडिया वाइल CBI एंड ED रिप्रेजेंट्स इंडिया एज अ मेंबर अथॉरिटीज। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है तो ऑपरेशनल लॉ ऑफ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज विल with an anti-corruption mandate can join forces to counter the transnational and corruption cases। और गवर्नेंस कैसे किया गया है तो governed by its member and supported by United Nations Office on Drugs and Crime that is UNODC, इट्स सेक्रेटेरिएट है वो। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस दैट इज रिपोर्टेड 168 इंसिडेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल थेफ्ट बाय 31 स्टेट्स इन 2023। अब IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। जिसका जेनेसिस कब हुआ था IAEA का 1957 में एज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर UN। अब इसके मेंबर कितने हैं 180 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका मेंबर रहा है। इसका मेनली फंक्शन क्या रहा है तो मॉनिटर्स compliance with the NPT मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड independently verify governments adherent to peaceful nuclear technology commitments। अब इसका रिपोर्टिंग कैसा रहा है तो रिपोर्ट्स एनुअली टू द UN जनरल असेंबली एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल। अब की IAEA प्रोग्राम्स क्या है तो इंसिडेंट्स एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस दैट इज फ्रॉम 1995 एंड फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग इलिसिट न्यूक्लियर ट्रैफिकिंग। अब एटम फोर्स फूड ये क्या कहा है तो यूज्ड न्यूक्लियर टेक्निक टू इम्प्रूव ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। अब एटम फॉर नेट जीरो इसका क्या इनिशिएटिव, जैसे देखो ये की प्रोग्राम्स है ना IAEA का, ये सब प्रोग्राम्स है इंसिडेंट्स एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस, एटम फॉर फूड, एटम फॉर नेट जीरो जो प्रमोट्स न्यूक्लियर एनर्जी टू हेल्प अचीव नेट जीरो एमिशंस। अब नेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल जो इनोवेट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है। और नेक्स्ट है जूनोटिक डिजीज इंटीग्रेटेड एक्शन जो इंटीग्रेट्स न्यूक्लियर साइंस इन मैनेजिंग जूनोटिक डिजीजेस है। अब अदर ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट में देखा जाए तो स्पेस एंड आर्म कंट्रोल ट्रीटी जो आउटर स्पेस ट्रीटी OST 1967 है प्रोहिबिट्स प्लेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स और अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ, जिसका इंस्टॉलिंग देम ऑन मून और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी स्टेशनिंग देम इन आउटर स्पेस। और ये स्टेटस क्या रखा है तो इंडिया साइंड एंड वेरीफाइड है मतलब रेटिफाइड है। ये फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी ये क्या कहता है प्रपोज्ड इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोहिबिट प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल और न्यूक्लियर वेपन्स इंक्लूडिंग हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। इसका स्टेटस क्या रहा है नॉट साइंड। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज जिसका स्टार्ट भी कहा जाता है। सीरीज ऑफ बायलैटरल ट्रीटीज बिटवीन USA एंड रशिया फॉर न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन जिसका स्टेटस नॉट एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन मेजर्स जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म जिसको INSANT भी कहा जाता है जो स्टार्ट 2005 में हुआ था, जो क्रिमिनलाइजेस एक्ट ऑफ न्यूक्लियर terrorism and promotes policy और judicial cooperation to prevent, investigate and punish those act। और इसको अभी इंडिया ने साइन कर लिया है पर रेटिफाइड शायद नहीं किया होगा, नहीं तो यहाँ पे रेटिफाइड भी लिखा हुआ रहता। और उसके बाद दूसरा है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो NSS भी कहा जाता है एंड अ कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट दैट इज CD। तो NSS जो है ना वो हाई लेवल
ग्लोबल फोरम है जो फोकस करता है प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर टेररिज्म, और जो CD है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट कहा गया है, वो मल्टीलेटरल फोरम फॉर नेगोशिएटिंग आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट कहा गया है। इसका स्टेटस क्या है, ये पार्टिसिपेंट्स इन NSS और मेंबर ऑफ CD है। अब इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, जो ICAN के नाम से भी कहा गया है, उसको कोएलिशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग एडहेरेंस टू एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, दैट इज TPNW, और इसका स्टेटस क्या है, नॉट साइन। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर सिक्योरिटी रेगुलेशंस, जो CPPNM भी कहा गया है, जो 1979 में आया था। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर फिजिकल प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटीज़ है। अब ये UNSCR जो 1540 में आया था, अब ये फिर से 2004 में आया होगा। नेक्स्ट इसको फिर से न्यू करके लाया गया होगा, जो लीगली बाइंडिंग रिजोल्यूशन प्रिवेंटिंग ऑन नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर एक्वायरिंग न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स, और इसका स्टेटस क्या है, सपोर्टर रिजोल्यूशन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दैट इज ITU। तो ये ITU रिलीज्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 विच विल असेस कंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट, और इसका की हाईलाइट क्या है, इंडिया अमॉन्ग रोल मॉडल कंट्रीज, दैट इज मतलब 46 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन Tier 1, दैट इज रोल मॉडलिंग, और कंट्री डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ऑल 5 सिक्योरिटी पिलर्स, टू ऑल 5 साइबर सिक्योरिटी पिलर्स। अब ये एक्सपेंशन ऑन डिजिटल सर्विस, ये क्या कहता है, मोस्ट कंट्री आर आइदर स्टैब्लिशिंग Tier 3 और Tier 4, दैट इज विच इज इवॉल्विंग। अब ये क्विक ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये ITU है क्या, तो इसका जेनेसिस कब हुआ था, 17 मई 1865 में, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइन इन पेरिस है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के द्वारा, और ये द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ ITU है। ITU इज ऑल्सो अन UN ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड 17 में बिकेम द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोशल डे। तो इसको एक सोसाइटी डे भी मनाया गया है, कब, 17 मई को, और इसका नाम क्या दिया गया है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। और इसके मेंबर्स टोटल कितने होंगे, तो वो 193 मेंबर स्टेट्स है, और इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, और अदर मेंबर्स इंक्लूडेड कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और एक्सेट्रा। अब इसका फ्लैगशिप रिपोर्ट एक जो ये तैयार करता है, उसका नाम क्या है, ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट और ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर्स। अब अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में देखा जाए तो CMF है हमारा, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो ये इंडियन नेवी सीज्ड ड्रग इन अरेबियन सी एज पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स 150 अंडर CMF। उसके बाद ड्रग्स वेयर सीज्ड अंडर ऑपरेशन क्रिम्सन बैराकुडा, फर्स्ट सच ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी आफ्टर इंडियन जॉइंट CMF इन 2022। तो 2022 के बाद ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा एक इंडियन नेवी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्विक ओवरव्यू ऑफ CMF, जो जेनेसिस कब हुआ था इसका, 2001 में, और इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 46 है, और इंडिया ज्वाइंट इन 2022, और पार्टिसिपेशन इज प्योरली वॉलंटरी मतलब खुद से जाके ज्वाइन करना है, कोई बाइंडिंग नहीं है। और इट कंप्राइजेस 5 कंबाइंड टास्क फोर्स, जिसमें इट एम्स टू मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप विच एम्स टू अपहोल्ड द रूल बेस्ड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड इंटरनेशनल वाटर्स, और इट इज कमांडेड बाय US नेवी वाइस एडमिरल। अब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA, ये क्या कहता है, द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 AFSPA हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू पार्ट ऑफ नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये अब ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ये स्प्रेड कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके बारे में क्या कहा गया है, तो AFSPA ग्रांट्स special power to armed force to bring back order, that is disturbed areas they can open fire against any person, मतलब अगर कोई disturbed area अगर उनको दिखता है तो वो open fire कर सकते हैं to any person in contravention to law, arrest and search premises without warrant, मतलब किसी एरिया में अगर उनको शक भी हो रहा है तो विदाउट वारंट उस एरिया में जाके सर्च भी कर सकते हैं। AFSPA is in effect in part of नागालैंड, आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब सारे स्टेट में है। अब AFSPA रिमेन्स इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द आर्म्ड फोर्स जम्मू कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990। तो ये 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में आया था, अब ये इन सारे स्टेट्स में भी आके लागू हो गया है। अब इसका एप्लीकेबिलिटी कैसा है, तो पार्ट्स ऑफ आसाम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका की प्रोविजंस क्या है, तो वो एरिया क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब्ड एरिया होना चाहिए। अब डिस्टर्ब एरिया को कैसे डिफाइन किया गया है, वो एक ऐसा पार्ट होगा जो उसका
उसका एक पार्ट या होल स्टेट इज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया व्हेन यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स इन एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी टू रिजॉल्व ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए आर्म्ड फोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो वैसे एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया कहा गया है। अब डिक्लेरेशन किस तरह लिया गया है, तो डिक्लेरेशन इज मेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी और द सेंटर। तो ये लोग डिक्लेयर करेंगे यस यू कैन एक्ट इन दैट मैनर। उसके बाद इम्यूनिटी ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल, ये क्या कहता है, प्रोहिबिशन लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्यूनिटी मतलब जो लोग इस AFSPA को एक्ट कर रहे हैं ना, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें उनको क्या इम्यूनिटी मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब मेजर पीस अकॉर्ड एंड इनिशिएटिव देखा जाए तो शिलोंग अकॉर्ड जो 1975 में साइन किया गया था, तो यह एक एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नागा नेशनल काउंसिल दैट इज NNC टू एंड इंसर्जेंसी इन नागालैंड। उसके बाद मिजोरम पीस अकॉर्ड जो 1986 में आया था, ये साइन किया गया था मिजो नेशनल फ्रंट्स और ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी टू मिजोरम। उसके बाद बोडो अकॉर्ड जो 1993 में आया था, उसके बाद 2003 में अमेंड हुआ, फिर उसके बाद 2020 में भी अमेंड हुआ। दो एड्रेस किया था डिमांड ऑफ बोडो कम्युनिटी leading to establishment of Bodoland Territorial Council and later Bodoland Territorial Region। अब ये असम अकॉर्ड जो 1985 में आया था, ये क्या करता है, रिजॉल्व द असम एजिटेशन रिगार्डिंग इलीगल इमिग्रेशन एंड सिटीजन इश्यूज। अब ये NLFT पीस अकॉर्ड जो 2019 में आया था, ये क्या कहता है, ये एग्रीमेंट है विथ नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा इंश्योरिंग देयर सरेंडर एंड री इंटीग्रेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू रिंग एग्रीमेंट जो 2020 में आया था, ये एंड करता है डिकेड लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इशू ऑफ ब्रू कम्युनिटी इन त्रिपुरा एंड मिजोरम। और नेक्स्ट है हमारा करबी एंगोंग एग्रीमेंट जो 2021 में आया था, ये रिजॉल्व करता है करबी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन असम विथ आर्म्ड ग्रुप सरेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग अ डेवलपमेंट पैकेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड जो इंडिया कंट्रीब्यूट्स $500,000 टू UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड इन UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी मीटिंग हेल्ड इन 2022 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, जिसमें इंडिया कंट्रीब्यूशन वुड रिपोर्ट UNOCT's ग्लोबल प्रोग्राम मेनली countering financing of terrorism and counter terrorist travel program that is CTTP। अब CFT जो है ना, मतलब काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड aims at strengthening capacity of member state to understand risk of terrorism, और CTTP जो है वो असिस्ट करता है beneficiary member state in building capacity to decide and counter terrorist। अब about global measures taken to counter terrorism, ये global measure क्या लिया गया है, तो इसमें UN Global Counter Terrorism Strategy to enhance national, regional and international effort, और Regional Anti-Trust Structure of Shanghai Cooperation Organization और United Nations Office of Counter Terrorism that is UNOCT जो स्टैब्लिश हुआ था 2017 में, और UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2009 में बाय द सेक्रेटरी जनरल एंड ट्रांसफर टू UNOCT। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 पब्लिश करता है बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री। अब ये सिप्री क्या कहता है, तो सिप्री इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1966 में। की फाइंडिंग्स क्या है, तो इंडिया वाज फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन वर्ल्ड इन 2023, मतलब इंडिया फोर्थ ऐसा कंट्री है अराउंड द वर्ल्ड जो अपने मिलिट्री में स्पेंड किए हैं पैसा, विथ एन एक्सपेंडिचर ऑफ $83.6 बिलियन आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। सिप्री also released multilateral peace operation in 2023 development and trends on important development related to multilateral peace operation during 2023, जिसका की फाइंडिंग क्या है ऑन multilateral peace operation, तो इंडिया was highest contributor of military personnel for UN peacekeeping forces in 2023 और largest deployment of peacekeeping forces was in सब-सहारन अफ्रीका। ओके तो फ्रेंड्स ये था हमारा PT 365 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका सिर्फ एक पार्ट एक्सरसाइजेस इन न्यूज़, ये मैं उसके लिए अलग लेक्चर ले आऊँगा। ये जितना भी इंटरनेशनल रिलेशन का PT 365 है ना, ये एक सिंगल लेक्चर वीडियो सीरीज़ में आएगा, जिसमें आप जितने भी कंसोलिडेटेड डेटा है ना वो आप उसको अच्छे से सेग्रीगेट कर सकोगे। और देखो इसको पढ़ने के लिए आप इसको लेक्चर वीडियो सीरीज को सिर्फ आप 2 बार भी देखोगे ना तो आपको मैक्सिमम डेटा आपके दिमाग में आ जाएगा, विच विल फेच यू अ गुड मार्क्स इन योर प्रीलिम्स। पर देखो बहुत सारा ऐसा जगह भी होगा जिसमें मैंने सिर्फ रीड आउट किया, तो मेनली वो जगह इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि देखो एक करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये आपको मेनली समझाने के लिए है, पर आपको याद इसमें से कुछ ही चीज़ रखनी है। इसीलिए सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारे लाइन्स को मैंने लाइन बाय लाइन तो नहीं समझाया है, बाकी जितना इंपॉर्टेंट था वो सारे एरियाज और वो सारे मैप्स मैंने डिस्कस किया आपके लिए। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विजिट माई टेलीग्राम चैनल। ओके।